Assalamu alaikum. This is Shahzad Kamil and topic is adjustments to final accounts part 2. पार्ट वन में सॉरी पार्ट वन में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि आप जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है उसमें कुछ इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्मूथली अपने फाइनल अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर कर सकते। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। अब अकाउंटिंग एक मैनमेड सिस्टम है, जिसने ये डुअल एंट्री सिस्टम बनाया है उसी ने फिर इसके फ्लॉस को या इसकी शॉर्ट कमिंग्स का सलूशन भी बनाया। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम वन बाय वन कैसे सॉर्ट आउट करते हैं अंडर एडजस्टमेंट्स। टॉपिक है एडजस्टमेंट का, लेकिन ये ट्रबल शूटिंग सॉर्ट ऑफ टॉपिक है जिसमें हम अपने डुअल एंट्री सिस्टम में जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम फाइनल अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर कर पाते अनटिल अनलेस हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करें, वो प्रॉब्लम्स क्या है और उनको किस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं। इसमें हमने दो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। कि फर्स्ट में ये था कि हाउ वी ट्रांसफ़र इनकम एंड एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड में हमने ये लर्न किया था कि इन्वेंट्री जो कि हमारे पास राइट फ्रॉम डे वन कोई डबल एंट्री सिस्टम में मौजूद नहीं होती, हाउ वी ट्रांसफ़र इन्वेंट्रीज टू फाइनल अकाउंट्स। अब थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है हाउ टू डील विद एडवांस एंड एक्रूड रिसीट्स और पेमेंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस as only income and expense for the year are required in final accounts। देखिए एज़ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट हम जिस 12 मंथ के लिए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं हमें उसी 12 मंथ की इनकम और उसी 12 मंथ की एक्सपेंसेस को एक दूसरे के सामने पोस्ट करना होता है इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हम इस बात को टोटली पॉइंट नहीं बना सकते या किसी सूरत से हम इस पॉइंट को लेके नहीं चल सकते कि हमने एक्चुअली क्या रिसीव किया है और क्या पे किया है। मे बी हमने ज़्यादा पे किया हो, मे बी हमने कम रिसीव किया हो। इन सब चीज़ों को हमें एडजस्ट फॉर करना पड़ता है और फाइनल अकाउंट्स में हमें वही फिगर पहुंचाना होता है जो उस 12 मंथ का एक्चुअल इनकम और एक्चुअल एक्सपेंस होता है। तो हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमारे पास जो इनकम और एक्सपेंस अकाउंट्स हैं उसमें हम इनकम जब रिकॉर्ड करते हैं जब हम इनकम रिसीव करते हैं, ठीक है, बैंक डेबिट इनकम अकाउंट क्रेडिट, या एक्सपेंस अकाउंट में हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं जब हम एक्सपेंस पे करते हैं, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। अब अगर हमने ज़्यादा पेमेंट की है, कम पेमेंट की है, ज़्यादा इनकम रिसीव की है, कम की है, ये चीज़ किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने इनकम और एक्सपेंस अकाउंट में और किस तरह ये पॉसिबल बनाएंगे कि आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें वही फिगर जाए जो उस 12 मंथ की इनकम है और उस 12 मंथ की एक्सपेंस है। तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके, सोल्यूशन क्या है? देखिए इनकम में सोल्यूशन ये है कि इनकम में अगर प्री पेमेंट्स यानी जिसको हम एडवांसेस कहते हैं, यानी आगे वाले पीरियड की अगर आपने पहले से कुछ अमाउंट रिसीव किया तो उसको हम प्री पेमेंट सिचुएशन कहेंगे। दैट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम रिसीट्स। ठीक है, आपने जो भी अमाउंट रिसीव किया अगर उसमें कुछ अमाउंट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अराइव एट द फिगर ऑफ एक्चुअल इनकम फॉर द ईयर। सिमिलरली अगर इनकम एक्रूड है यानी शॉर्ट रिसीव्ड है तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा रिसीट में ताकि आप उस फिगर पे पहुंच सकें जो आपकी इनकम फॉर द ईयर है। फॉर एक्सपेंसेस प्री पेमेंट या एडवांसेस यानी अगर आपने ज़्यादा एक्सपेंस पे ऑफ किया दैट नीड्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर पेमेंट्स ताकि आप सही एक्सपेंस फिगर तक पहुंच सकें। और अगर आपने शॉर्ट पेमेंट की हुई दैट शुड बी एडेड टू योर पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट आपने की हुई $2000 फॉर द ईयर, बिल फॉर द ईयर इज़ $1800 यानी बिल है $1800 का, आपने $200 ओवर पेमेंट की हुई है। तो ये जो 1800 है विच इज़ बिल फॉर द ईयर दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सो इन ऑर्डर टू अचीव 1800 फिगर यू नीड टू डिडक्ट 200 फ्रॉम योर पेमेंट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीट्स, इंटरेस्ट इनकम होती है। इंटरेस्ट रिसीव फॉर एग्जांपल $4000 है, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर $4200 है, यानी आपने $200 शॉर्ट रिसीव किया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, आपके इनकम स्टेटमेंट में जो फिगर आपका इनकम का जाएगा फॉर इंटरेस्ट दैट शुड बी $4200। तो ये है एक्रूड इनकम। तो इस फिगर को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू ऐड अप $200 टू द रिसीट फिगर। 4000 में 200 ऐड करेंगे आपका 4200 आ जाएगा। ये वो प्रेजेंटेशन है जो आप अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में शो करते हैं अंडर एक्सपेंसेस फॉर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एक्रूड एंड प्री पेमेंट्स। अच्छा जी,
Income and expense accounts having accrual or prepayment balances are carried forward to the following financial year. प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने आपको ये बताया था कि इनकम और एक्सपेंस वो अकाउंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते और उनको क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर इनकम और एक्सपेंस में एक्रूअल या प्रीपेमेंट का फैक्टर मौजूद है तो फिर वो फैक्टर जो है वो एसेट या लायबिलिटी हो जाता है। प्रीपेमेंट जो है अगर एक्सपेंस में आपने की हुई है, ओवर पेमेंट की हुई है, तो दैट इज़ एन एसेट फॉर यू। अगर इनकम में प्रीपेमेंट है, ठीक है, तो दैट्स अ लायबिलिटी फॉर यू। सिमिलरली अगर एक्सपेंस एक्रूड है तो वो लायबिलिटी है, एक्सपेंस प्रीपेड है तो वो आपका एसेट है, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि प्रीपेमेंट और एक्रूअल वर्ड को एसेट और लायबिलिटी के तौर पे माइंड में फिक्स ना कर दें। प्रीपेमेंट जो है एक्सपेंस के केस में इट्स एन एसेट, बट इन केस ऑफ इनकम इट्स अ लायबिलिटी। सिमिलरली एक्रूअल इन केस ऑफ एक्सपेंस, इन केस ऑफ एक्सपेंस एक्रूअल जो है वो लायबिलिटी है, लेकिन प्रीपेमेंट जो है वो एसेट है। तो ये ऑपोजिट सिस्टम चलता है, ठीक है। एक्रूड अच्छा, इसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट हैविंग एक्रूअल और प्रीपेमेंट बैलेंसेस आर कैरीड फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो डेफिनेटली जब आपके इनकम या एक्सपेंस अकाउंट में कोई प्रीपेमेंट या एक्रूअल का फैक्टर होगा तो वो एसेट या लायबिलिटी फैक्टर कहलाता है, और उस सूरत में फिर ये आपका अकाउंट एज अ प्रीपेमेंट और एज एन एक्रूअल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड करेगा टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके ओके, देन कम्स प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली हैं, हाउ वी डील विद दीज 3 प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट कम इज प्रॉब्लम नंबर 4, हाउ टू डील विद नॉन कैश गेन्स एंड लॉसेस। देखिए आपने अपने सिस्टम में कुछ ऑफ रूटीन आइटम स्टडी किए हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट्स एन ऑफ रूटीन आइटम। प्रोविजन एक नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। प्रोविजन एक एंटीसिपेटेड लॉस होता है जिसके लिए आप एंट्री पास करते हैं, यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं हो रही होती। इसी तरह कुछ गेन्स है, जैसे गेन्स ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। गेन एक्चुअल रिसीट अमाउंट नहीं होता डिस्पोजल का, गेन जो है वो डिफरेंस होता है सेल प्रोसीड और एसेट की लास्ट नेट बुक वैल्यू का। तो हाउ टू डील विद नॉन कैश गेन्स एंड लॉसेज, यानी ऐसे गेन्स और लॉसेस को कैसे डील करेंगे जहां पर गेन या लॉस का जो फिगर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई रिसीट या पेमेंट नहीं हो रही होती या सेम अमाउंट की नहीं हो रही होती। नो पेमेंट्स और रिसीट्स इन्वॉल्व, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल प्रोविजंस, नो पेमेंट्स आर मेड अंडर प्रोविजन, गेन्स ऑन डिस्पोजल, अमाउंट ऑफ गेन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रिसीट। अब इस सिचुएशन में ऐसे गेन्स और लॉसेस का आप क्या करेंगे? इसमें बैंक तो इन्वॉल्व नहीं होता, इसकी डबल एंट्री कैसे पास होगी? तो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया, सच गेन्स और लॉसेस आर डायरेक्टली एंटर्ड इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर एडजस्टमेंट। हम पूरे साल इंतजार करते हैं, जब एडजस्टमेंट का वक्त आता है ना, यानी बैलेंसिंग के बाद जब आप एडजस्टमेंट शुरू करते हैं तो उस वक्त आप इन चीज़ों को अकाउंट फॉर कर देते हैं, इन गेन्स और लॉसेस को आप अकाउंट फॉर कर देते हैं। अगर आपको एंट्रीज याद हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री आप पिक कर लें, या डिस्पोजल ऑफ गेन ऑन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट की एंट्री आप याद कर लें। इन एंट्रीज में एक पार्टी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो आपका पीएनएल डेबिट हो रहा होगा, अगर गेन हो रहा है तो पीएनएल आपका क्रेडिट हो रहा होगा। तो याद रखें कि ये एंट्रीज डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में की जाती हैं, और कब की जाती हैं? उस वक्त जब आप साल के एंड में एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, उस वक्त आप ये एंट्रीज डायरेक्टली पास कर देते हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, हाउ टू डील विद नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश गेन, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है इस तरह से कि अंडर एडजस्टमेंट टाइम या ड्यूरिंग एडजस्टमेंट टाइम आप इन एंट्रीज को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पास कर दें, ताकि जो दूसरी पार्टी इसमें कोई नहीं मिल रही है आपको बैंक की सूरत में, वो प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो सके। ओके, देन कम्स प्रॉब्लम नंबर 5, जो लास्ट प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5, वेयर टू क्लोजिंग नेट प्रॉफिट लॉस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी कैरी फॉरवर्ड। अब एक अगला मसला है कि यार चलो इनकम क्लोज हो गए, एक्सपेंस क्लोज हो गया, जो आइटम्स नहीं मौजूद थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनके लिए स्पेशलाइज अकाउंट बना के उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया, एक्रूअल प्रीपेमेंट के फैक्टर को भी देख लिया, नॉन कैश गेन्स और लॉसेस को भी देख लिया। सब थक हार के जब आपका फाइनल अकाउंट बन गया, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, तो फिर एक प्रॉब्लम आया, वो ये आया कि उसमें एक क्लोजिंग प्रॉफिट का बैलेंस आएगा। डेफिनेटली जब ये टी अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट आपका, तो उसमें आखिर में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। उसको क्या करें?
उसको भी अगले साल लेके नहीं जाना, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, आप भी सोचोगे कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन तीनों इसी के नाम। बहरहाल एक ऑफिशियल नेम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जो आपके सिलेबस का है। बहरहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम इसको कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप ये सोचोगे कि यार ये जो टी अकाउंट का फाइनल बैलेंस आई अगले साल की, हमें ज़रूरत तो नहीं, अगले साल हम अगले साल का प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, इसका क्या करें, इसको लेकर कहाँ गरक करें, ये इशू आपके पास आया। तो भाई अब इसका भी एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस अलॉन्ग विद बैलेंसेस इन ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपके पास एक बेचारा हल्का फुल्का सा अकेला सा अकाउंट है जो अमाउंट वाइज तो काफ़ी हैवी है लेकिन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वाइज काफ़ी लो है, और उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। तो देखिए आपका जो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर बिजनेस का वो आपके कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि उससे आपका कैपिटल इंक्रीज कर देता है। देखिए हमेशा देखिए प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, ड्राइंग डिक्रीजेस कैपिटल। बिजनेस है उसमें आप जितना इंजेक्ट करेंगे वो उससे आपका बिजनेस जो है वो इन्फ्लेट करेगा, और जितना आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे उतना ही वो डिफ्लेट करेगा। तो प्रॉफिट की सही जगह यही है कि आखिर में जो भी प्रॉफिट का बैलेंस आए उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। सिमिलरली ड्राइंग आपके बिजनेस को वीक करती है, जितना पैसा आप बिजनेस से बाहर निकालेंगे उससे आपका बिजनेस वीक होगा, उस अमाउंट को भी आप कैपिटल से निकाल दें। एंट्री क्या बनती है, जो भी प्रॉफिट आपका आए उसको डेबिट कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, इस तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो जाएगा और उसको कैपिटल अकाउंट में क्रिएट कर दें। लॉस की सिचुएशन में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, कैपिटल डेबिट, P&L क्रेडिट। अच्छा, ड्राइंग को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ड्राइंग का बैलेंस होता है डेबिट, तो ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट करके कैपिटल में डेबिट कर दें। इस तरह से कैपिटल इंक्रीजेज विद प्रॉफिट एंड डिक्रीजेज विद ड्राइंग, इट इज़ द कैपिटल अकाउंट बैलेंस विच इज़ कैरीड फॉरवर्ड। यानी अब आपके पास इनकम का हेड ख़त्म, एक्सपेंस का हेड ख़त्म, आपके पास ड्राइंग का हेड भी ख़त्म हो गया, और वो सब जाके कहाँ मर्ज हो गया है, कैपिटल के अंदर। सो नाउ so only three head of accounts are carried forward: asset, liabilities, capital. इवन जो accruals और प्रीपेमेंट्स है, मैंने आपको क्लियर बता दिया कि accrual और प्रीपेमेंट एक्सपेंस और इनकम की नेचर नहीं रहते, वो एसेट या लाइबिलिटी ही बन जाते हैं। तो लिहाजा आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करता है तीन हेड्स के साथ अगले साल: एसेट, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। अच्छा, एक आखिरी चीज़ इसमें हमें डिस्कस करनी है, द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड एंड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखिए कि देखिए आपका जो डुअल एंट्री सिस्टम है वहाँ पे आपने एंट्रीज पास की, इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस बना, उस ट्रायल बैलेंस को हम कहते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद फिर एडजस्टमेंट पास होती है। नॉर्मली जो एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस देखते हैं कि एक आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है और कुछ नीचे एडजस्टमेंट्स बताई हुई होती है, और आपसे कहा जाता है कि अब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। एक्चुअली वो जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया होता है क्वेश्चन में, वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, यानी वो एडजस्टमेंट से पहले होता है। जब आपने डुअल एंट्री पास कर ली, यानी अपनी डबल एंट्री कंप्लीट कर ली, जो इनिशियल बैलेंसेस आपके पास आते हैं एट योर ईयर एंड, आप उससे जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसको कहते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद फिर आप तमाम एडजस्टमेंट्स पास करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 5 तक आप अपनी एडजस्टमेंट्स करते हैं, और फिर उसके बाद जो अकाउंट्स आपके सिस्टम में बचते हैं, यानी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, उसके जो आप एक रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसको कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब जरा सा डिफरेंस देख लीजिए, आपका जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसमें अगर आपको स्टॉक का फिगर नज़र आए, चाहे वो बताएं या ना बताएं, दैट शुड बी ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आपका पिछले साल से ब्रॉट फॉरवर्ड होता है, वो आपके सिस्टम में पूरे साल रहता है। लिहाजा फर्स्ट बैलेंसिंग जब आप करेंगे तो आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल होगा फॉर ट्रायल बैलेंस, दैट शुड बी ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा, जब आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा अनएडजस्टेड, उसके बाद एडजस्टमेंट में जब प्रॉब्लम नंबर 2 रिजॉल्व करेंगे उस वक्त आप क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करेंगे थ्रू फिजिकल काउंट, और फिर उसको फ्रेश एंटर करेंगे इनटू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके बाद जो आपकी इन्वेंट्री अकाउंट में बैलेंस होगा आफ्टर एडजस्टमेंट, वो होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर होकर एंड हो जाएगा फाइनल अकाउंट में और बचेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो याद रखें कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अगर आपको कोई स्टॉक फिगर नज़र आता है, दैट शुड बी ओपनिंग स्टॉक, और इसी तरह एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अगर नज़र आएगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। सेल्स का फिगर कहाँ नजर आएगा, अनएडजस्टेड में, क्योंकि ड्यूरिंग एडजस्टमेंट सेल्स फिगर तो आपका ट्रांसफर हो जाता है फाइनल अकाउंट में, ख़त्म हो जाता है अकाउंट। एक्सपेंसेस की जो फिगर आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नज़र आते हैं वो तो एक्सपेंस पेड होते हैं,
ठीक है। उसके बाद आप एक्चुअल अमाउंट जो होता है 12 मंथ्स का वो ट्रांसफ़र कर देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो या एक्रूवल होता है या प्री पेमेंट होता है। तो एक्सपेंस अकाउंट में अगर कोई बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपको नज़र आता है, दैट वुड बी इधर एक्रूवल और प्री पेमेंट्स। प्रोविजंस, प्रोविजंस आप पास करते हैं, एंट्री पास करते हैं ड्यूरिंग एडजस्टमेंट। तो लिहाजा प्रोविजन अकाउंट का अगर कोई भी बैलेंस आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नज़र आएगा तो वो ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर होगा प्रोविजन का। जो करंट ईयर प्रोविजन आप ट्रांसफ़र करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, उसके बाद जो आपका फाइनल बैलेंस आएगा वो आपको नज़र आएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। लॉजिकल बात है, जो काम आप ड्यूरिंग एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ही नज़र आएगा, और अनएडजस्टेड में उससे पहले की ही सिचुएशन नज़र आएगी। ड्राइंग है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नज़र आएगा, एडजस्टमेंट में नहीं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ड्यूरिंग एडजस्टमेंट वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नॉन करंट एसेट्स हैं, उन नॉन करंट एसेट वो आइटम है जिसका एडजस्टमेंट से कोई ख़ास ताल्लुक ही नहीं है। एट कॉस्ट जो अकाउंट होते हैं नॉन करंट एसेट के, वो आपको अनएडजस्टेड में जैसे नज़र आएंगे वैसे ही एडजस्टेड में नज़र आएंगे। लायबिलिटीज़ हैं, अनटिल अनलेस किसी लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट आप नहीं कर रहे ड्यूरिंग एडजस्टमेंट, आपको अनएडजस्टेड में भी वही बैलेंस नज़र आएगा और एडजस्टेड में भी वही बैलेंस नज़र आएगा। तो इस तरह आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करें। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसकी हिस्ट्री और इसके सिस्टम को अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे देन यू वोंट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन रिजॉल्विंग एनी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। सिंपली समझ लें कि आपके डबल एंट्री सिस्टम में जो शॉर्ट कमिंग्स होती है वो ड्यूरिंग एडजस्टमेंट्स हम कवर करते हैं, और उसके बाद फिर हम फाइनली एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना के बिजनेस को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Thank you and Allah Hafiz. Inshallah soon I'll come up with another topic.